पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यानी कि पीएयू लुधियाना की स्टडी कहती है कि पंजाब का जो मोनोकल्चर है, जिसमें राइस और व्हीट क्रॉपिंग पैटर्न पिछले कुछ सालों से लगातार फॉलो किया जा रहा है, उसकी वजह से पंजाब की मिट्टी जो है वो लगातार डिग्रेड हो रही है और आने वाले समय में इसका कृषि उत्पादन के ऊपर फर्क पड़ सकता है। ये कह सकते हो कृषि उत्पादन के ऊपर संकट गहरा सकता है। इसको अभी रिसेंटली लोकसभा के अंदर जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है एग्रीकल्चर के, भागीरथ चौधरी जी, मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह जी चौहान की बात नहीं कर रहा हूं, भागीरथ चौधरी जो आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, उनके द्वारा एक लोकसभा रिप्लाई के अंदर उन्होंने आंसर किया था कि प्रेजेंट टाइम में जो पंजाब के अंदर मोनोकल्चर अडॉप्ट किया जा रहा है, और उन्होंने क्योट किया था इसी यूनिवर्सिटी की स्टडी को, कहा कि प्रेजेंट टाइम में राइस और व्हीट का मोनोकल्चर, जिसके अंदर लगातार आपकी इंटेंसिव टिलेज की जाती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी यूज़ किया जाता है, और पानी के साथ पडलिंग, क्योंकि ट्रांसप्लांटिंग जब हम लोग करते हैं तो उसमें पडलिंग को पहले फॉलो किया जाता है। पडलिंग में क्या होता है कि वाटर स्टैंडिंग कंडीशन में आपका 5 से 7 सेंटीमीटर वाटर रहता है और उसके साथ सॉइल को मिक्स किया जाता है, खासकर रोटावेटर के साथ। तो अब यहां पर क्या है कि उसकी वजह से सॉइल के अंदर आपका एक सरफेस, जो सब सरफेस लेयर है, उसमें हम लोग एक इम्प्रीवियस लेयर बनाना चाहते हैं और मिट्टी को पानी के साथ मिलाकर उसको जो है मिक्स कर हम लोग सॉफ्ट करना चाहते हैं, ताकि इजीली वहां पर रूट स्टेबल हो सके और पानी जो है वो लगातार आपका लीचिंग के साथ नीचे ना जाए। तो इस पर्पस के लिए पडलिंग की जाती है। पडलिंग से क्या हो रहा है कि स्ट्रक्चर आपका लगातार डिग्रेड होता जा रहा है, वो एक मुख्य यहां पर कंसर्न है। उसके बाद में इंटेंसिव टिलेज, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर टिलेज भी अडॉप्ट करना पड़ता है, और बाद में प्रेजेंट टाइम अगर आप लोग देखोगे तो हम लोग कोई रोटेशन के अंदर लेग्यूम या ग्रीन मैन्योर्स को भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी ऑर्गेनिक मैटर आपका लगातार कम हो रहा है, सॉइल की जो प्राकृतिक उर्वरक क्षमता है वो लगातार खत्म हो रही है, और यही मेजर कंसर्न है कि हमारे पंजाब की जो सॉइल है वो लगातार डिग्रेड होती जा रही है। तो देखो क्या कहा है कि रिपीटेड पडलिंग, इंटेंसिव टिलेज एंड एब्सेंस ऑफ लेग्यूम एंड ग्रीन मैन्योर एंड कंटीन्यूअस मोनोक्रॉपिंग हैज कंट्रीब्यूटेड टू soil degradation and puddling during the rice transplanting disrupt the soil aggregation। यानी कि पडलिंग जब हम लोग करते हैं तो जो सोइल के एग्रीगेट होते हैं वो धीरे धीरे टूटना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि जो सोइल की नेचुरल आपकी जो कैपेबिलिटी है उसको होल्ड करने की, वो धीरे धीरे डिग्रेड हो रही है, और रिड्यूस द पोरोसिटी एंड इंक्रीज द सब सरफेस कॉम्पैक्शन। इससे आपकी सब सरफेस कॉम्पैक्शन बढ़ रही है, पोरोसिटी धीरे धीरे कम हो रही है, एंड अफेक्टिंग द सोइल हेल्थ इन एब्सेंस ऑफ एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। हाउएवर दीज इफेक्ट आर लार्जली रिवर्सिबल थ्रू द साइंटिफिक रिकमेंडेशन। यानी कि अब इन्होंने एक बात को और मेंशन किया कि इस सब चीजों को, या ये कह सकते हो इन प्रॉब्लम्स को हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, दोबारा सही कर सकते हैं। लेकिन कैसे कर सकते हैं? जैसे कि क्रॉप रोटेशन के साथ, और साथ में इसमें लेग्यूम्स को ऐड किया जाए, बैलेंस फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, यानी कि आपका जो उर्वरकों का उपयोग है वो संतुलित किया जाए, जितनी जरूरत है, जितनी रिकमेंडेशन है, जितना सुझाव दिया जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग यूज किया जाए, और साथ में इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर एंड क्रॉप रेजिड्यू इनकॉर्पोरेशन, ही सेड। यानी कि अगर आपकी फसलों के अवशेष ऑर्गेनिक मैटर को मिट्टी में ऐड करते हैं और आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही उसमें जो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया जाता है, और साथ में लेग्यूम्स को हम लोग रोटेशन में फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली इन प्रॉब्लम को या सोइल की जो डिग्रेडेशन है उसको रिवर्स किया जा सकता है, दुरुस्त किया जा सकता है। और उन्होंने कहा कि पंजाब के अंदर आपका 2021-22 के अंदर 29.69 लाख हेक्टेयर एरिया था, जो 2025-26 में बढ़कर 32.68 लाख हेक्टेयर एरिया हो चुका है। वहीं पर गेहूं का एकड़, या ये कह सकते हो गेहूं का क्षेत्रफल आपका 35.25 था, जो कि लगभग आपका वहीं पर खड़ा हुआ है 34.58। यहां पर ये 2021-22 और 2025-26 के आंकड़ों का कंपैरिजन है। अब बारी आती है ड्यूरिंग द सेम पीरियड द शेयर ऑफ मेज, पल्सेस एंड ऑयल सीड। जो सबसे मुख्य कंसर्न है कि मक्का, दालों और आपकी तिलहनी फसलों का एरिया जो है वो आपका 8.6% था, जो कि घटकर 6.2% रह चुका है 2025-26 में। और इसके अलावा हॉर्टिकल्चर क्रॉप इंक्लूडिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल इंक्रीज देयर शेयर फ्रॉम 6.3% टू 7.2%। और जो हॉर्टिकल्चर जैसे कि फ्रूट और वेजिटेबल्स का एरिया है वो 6.3% से बढ़कर 7.2% हो चुका है, जो कि यहां पर केवल डाइवर्सिफिकेशन को शो करता है। बाकी जो आपका मेज, पल्सेस और ऑयल सीड्स का यहां पर एरिया डिक्रीज हुआ, वो आपके रिडक्शन, या ये कह सकते हो कि धीरे धीरे डाइवर्सिफिकेशन आपका कम होता जा रहा है। और राइस और व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम यहां पर क्या हो रहा है? डोमिनेंट हो रहा है। वाटर गजलर्स की बात करें तो इसके अलावा एक अलग आपके क्वेश्चंस के रिप्लाई में यहां पर बताया गया कि कल्टीवेशन ऑफ वाटर इंटेंसिव क्रॉप इन वाटर स्ट्रेस रीजन, चौधरी सेड दैट राइस, शुगरकेन, कॉटन एंड जूट टुगेदर ऑक्यूपाई 62.7 मिलियन हेक्टेयर एरिया। यानी कि आज हमारे देश का जो टोटल आपका ग्रोस क्रॉप
स्कोप्ड एरिया है उसका 1/3 हिस्से में 62.7 मिलियन हेक्टेयर एरिया में हम केवल आपका गेहूं सॉरी चावल और गन्ना, कॉटन और जूट की फसल को ही ग्रो करवा रहे हैं। और इसी चीज को रिकॉग्नाइज करते हुए आईसीआर के द्वारा आपके जो अलाइन पैटर्न है यहां पर वाटर अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो फॉलो किए जाते हैं उसको लेकर एक रिसर्च को एक्सेस किया गया था, जो कि मेजरली यहां पर वाटर इंटेंसिव क्रॉप के मतलब अगेंस्ट में जो आपका कल्टीवेशन किया जाता है रेनफीड और वाटर रिसोर्सेज के अगेंस्ट में, तो उसको असेसमेंट में पता चला कि लगभग 2.89 मिलियन हेक्टेयर एरिया जो आपका राइस के अंडर में कल्टीवेट किया जाता है आउट ऑफ 68 डिस्ट्रिक्ट्स, जहां पर लगभग 650 mm से भी कम बारिश होती है और लगभग ये 5.67% एरिया को कवर करता है कंट्री के टोटल राइस कल्टीवेशन 51 मिलियन हेक्टेयर एरिया को। यानी कि आज हमारे देश के अंदर जहां आपका वाटर इंटेंसिव क्रॉप को ग्रो नहीं करवाना चाहिए, लगातार हमारा ग्राउंड वाटर लेवल डिप्लीट होता जा रहा है, वहां भी हम लोग राइस की कल्टीवेशन कर रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसर्न है। अगर समय रहते हम लोगों ने इसके ऊपर डिसीजन नहीं लिया, हमने इसके ऊपर निर्णय नहीं लिया, तो आने वाले समय में स्थिति आपकी खराब हो सकती है। तो देखो क्या होता है ना कि मोनोकल्चर हमेशा हमारे पर्यावरण के लिए, हमारी सॉइल के लिए, हमारे एनवायरमेंट के लिए हर तरीके से खतरनाक है और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए तो बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। तो अगर हम इन प्रकार से हमारे जो प्राकृतिक संसाधन जो हमारा है सॉइल, मिट्टी, उसको अगर सही तरीके से संभाल नहीं पाए तो उससे हमारे आने वाले समय के अंदर जो रिजल्ट होंगे वो और ज्यादा भयावह हो सकते हैं। तो इसीलिए बार बार कोशिश की जा रही है कि भाई आपका क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन फॉलो किया जाए और जो हम लोग वाटर इंटेंसिव क्रॉप है उनसे हम लोग जो है आपका लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, जिससे पर्यावरण के ऊपर आपका जो है इंपैक्ट ना पड़े, मिट्टी आपकी जो है वो लगातार डिग्रेड ना हो, हमारा जो वाटर लेवल है वो लगातार डिग्रेड ना हो। और वाटर लेवल आप लोग जानते हैं कि ग्राउंड वाटर लेवल की अगर बात की जाए तो पंजाब के अंदर 156% आपका लगभग वाटर एक्सट्रैक्ट किया जाता है। यानी कि अगर हम 100 लीटर पानी आपका ग्राउंड वाटर में ऐड कर रहे हैं तो हर साल लगभग 156 लीटर पानी आपका निकाल लिया जाता है। तो सोच के देख सकते हो कि हालात क्या है। तो ये आपका ऑलरेडी यहां पर ग्राउंड वाटर असेसमेंट रिपोर्ट जो 2025 की है उसके अनुसार ये आंकड़े बताए गए हैं। तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने ऑलरेडी चेताया हुआ है। अच्छा, अब यहां पर पंजाब की हालात बताना चाहता हूं कि पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा आपका क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम को लगभग एलोकेट किए गए थे 500 करोड़ रुपए, उसको घटाकर बाद में सरकार ने 40 करोड़ कर दिया और अभी उसमें से केवल 85 लाख रुपए ही खर्च हुए हैं। और उसके अलावा अभी रिसेंटली एक कैग की रिपोर्ट बताती है कि एक्चुअली में तो 20 लाख रुपए ही खर्च हुए हैं प्रायोरिटीज के ऊपर, बाकी तो यहां पर ये कह सकते हो कि ओवरऑल इधर उधर खर्चे किए गए हैं। तो सोच सकते हो कि डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम की हालात क्या है। तो ये केवल पंजाब का ही कंसर्न नहीं है, इसके रिलेटेड यहां पर हरियाणा की भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हरियाणा के अंदर भी आपका कॉटन का एरिया इस बार डिक्रीज हुआ है और ओवरऑल यहां पर राइस का एरिया इंक्रीज हुआ है। तो उसका इंपैक्ट यहां पर केवल हम पंजाब को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि पंजाब हमारे देश का एक महत्वपूर्ण एग्रीरियन स्टेट है। तो इसी प्रकार से अगर हमने सही समय पर आपका निर्णय नहीं लिया और ये डिसीजन हम लोगों ने नहीं लिए तो डेफिनेटली क्योंकि अब सरकारों को भी और किसानों को भी और सब लोगों को मिलकर इसके ऊपर वर्क करना होगा, तभी हम लोग देश की स्थिति को सुधार सकते हैं। और ना कि केवल ये पंजाब के हवाले की बात की जा रही है, ऑल ओवर इंडिया में भी कहीं ना कहीं यही हालात है। कहीं बहुत ज्यादा आपका एक स्पेसिफिक क्रॉप के ऊपर फोकस किया जा रहा है, रीजन स्पेसिफिक हमें क्रॉप के ऊपर स्पेसिफिक आपका कहीं ना कहीं फोकस करना पड़ेगा। और साथ में सरकारों को एमएसपी जो फसलों की प्राइस है उसको एंश्योर करना पड़ेगा, उनकी मार्केटिंग को एंश्योर करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक किसानों को सही मंडी, सही भाव नहीं मिलेंगे तब तक दूसरी फसलों के ऊपर अग्रसर होना किसानों के लिए काफी हद तक मुश्किल भी है और नामुमकिन भी है। बाकी यहां पर इसी प्रकार से मैं आप लोगों को और भी कोशिश करता रहूंगा कि इस प्रकार के जो सेशंस हैं उनके माध्यम से आपको गाइड करता रहूं। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आप इन चीजों को पढ़ें, समझें और केवल अपने प्रैक्टिकल या ये कह सकते हो एग्जाम्स के लिए नहीं पढ़ना है, बल्कि हमें प्रैक्टिकली भी इनको समझना है। हमारे देश की कंडीशन आज क्या है उसके ऊपर भी हमें बात करनी है, जिससे हम आने वाले समय में देश की कृषि के अंदर सुधार कर सकें और हमारे देश के फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को एंश्योर कर सकें। उम्मीद है कि बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो कोशिश करते रहिए, पढ़ते रहिए, आपके एग्जाम्स जो है वो इस प्रकार से हम लोग निकाल लेंगे। लेकिन साथ में जो एग्रीकल्चर की सही प्रैक्टिकल नॉलेज है उसके ऊपर भी बात करें ताकि देश को आपका आगे लेकर जाया जा सके, है ना।